What great brands do. These 7 brand building principles that separate the best from the rest. Book by Denise Lyon. Introduction. क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं जो अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और ज्यादा कस्टमर पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह समरी आपके लिए है। यहाँ कई सक्सेसफुल और ग्रेट ब्रांड्स के 7 प्रिंसिपल और 7 कहानियां दी गई हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस समरी के खत्म होते होते आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने और ग्रेट बनने के लिए इंस्पायर होंगे। IBM से आप सीखेंगे कि अपनी कंपनी के अंदर से कैसे शुरुआत करनी है और कंपनी वैल्यूज को कैसे बनाए रखना है। नाइकी से आप सीखेंगे कि आपको प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि इमोशंस बेचने हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आपका प्रोडक्ट या उसके फीचर्स कैसे हैं, बल्कि इस बारे में है कि आपके प्रोडक्ट लोगों को कैसा महसूस कराते हैं। ओपरा से आप ट्रेंड्स को नज़रअंदाज करना सीखेंगे। अगर आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो मार्केट में चल रही है और वही बेचने को तैयार हो जाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको अपनी खुद की अलग पहचान बनानी होगी। यूलियन से आप सीखेंगे कि आपको कस्टमर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने वैल्यूज़ को बनाए रखते हुए और आप जिस चीज़ में बेस्ड हैं उस पर फोकस करते हुए आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉक्टर गैम्बल से आप सीखेंगे कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ मायने रखती है क्योंकि कस्टमर सब कुछ नोटिस करते हैं। शेक शैक से आप सीखेंगे कि कैसे अपने काम को लेकर कमिटेड रहा जाए। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, अपनी मेन आइडियोलॉजी को खुद को गाइड करने दीजिए। फाइनली, पैटागोनिया से आप सीखेंगे कि आपको कभी भी कुछ वापस नहीं देना या लौटाना है। अगर आपके कल्चर में पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट शामिल है तो बदले में कुछ लौटाने की भावना आप में नेचुरली आ जाएगी। चलिए अब और गहराई से जानते हैं कि बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं। ग्रेट ब्रांड्स स्टार्ट इनसाइड। सैम पाल्मिसानो 2002 में IBM के CEO बने। उन्होंने IBM में 29 साल काम किया और उनकी शुरुआत एक सेल्समैन के तौर पर हुई थी। सैम ने देखा कि कैसे IBM धीरे धीरे अपना असर खो रही थी। 1990 में IBM ने अपने आधे से ज्यादा एम्प्लॉयीज खो दिए थे। सैम ने बताया कि ये देखना बहुत आसान था कि कैसे कंपनी की वैल्यूज उसके लिए दिक्कतें खड़ी कर रही हैं। IBM के फाउंडर एक्सीलेंस और हर इंसान की इज्जत करने में विश्वास रखते थे, पर सैम के समय कल्चर काफी बदल गया था। वो रुक गया था और ऑर्डिनरी हो गया था। मैनेजर्स काफी अधिकार जमाने लगे थे और घमंडी हो गए थे। सैम बदलाव लाना चाहते थे। आमतौर पर कल्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे कॉमन जवाब होता है नई एडवर्टाइजिंग, नई मार्केटिंग और नए प्रमोशन। इसका मतलब है कंपनी को एक नया चेहरा देना। इससे मतलब है कि लोगों की नज़रों में कंपनी की एक नई इमेज बनाना। ऐसा करने से कस्टमर और इन्वेस्टर का ध्यान कंपनी पर जरूर जाएगा। पर यह वो चीज़ नहीं है जो ग्रेट ब्रांड्स करते हैं। नए एड्स और नए लोगो एक छोटा सा उपाय है। ग्रेट ब्रांड्स कंपनी के अंदर से शुरुआत करते हैं। सैम ने इस बात को समझा कि अपने कस्टमर को कमाल की सर्विस देने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने एम्प्लॉयीज़ को अच्छा एक्सपीरियंस दें। IBM को अपने कल्चर को और पावरफुल बनाने की ज़रूरत है ताकि एम्प्लॉयीज़ कंपनी से किए हुए एक्सीलेंस के वादे को अपने ब्रांड और कस्टमर एक्सपीरियंस के जरिए निभा सके। कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कल्चर ज़रूरी है जो कि आपके ब्रांड के साथ साथ चले। आप किस चीज़ में विश्वास करते हैं, क्या चीज़ ऑफर करते हैं, क्या अपनाते हैं और खुद के बारे में क्या बोलते हैं, ये सब सेम होना चाहिए। इसी का मतलब है कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग कल्चर का होना। 2002 में IBM का कल्चर बदलना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इंडस्ट्री में और IBM की मार्केट पोजीशन में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे थे। IBM पहले एक हार्डवेयर पावर हाउस हुआ करता था, पर अब वो बिजनेस सर्विस ऑफर करने लगा था। अब IBM का ज़्यादातर प्रॉफिट बिजनेस सर्विस से आता था। अपने नए बिजनेस मॉडल को इफेक्टिव बनाने के लिए सैम को अब कंपनी को लीड करने की ज़रूरत थी। उन्हें अपने एम्प्लॉयीज़ को गाइड करने की भी ज़रूरत थी कि उन्हें कंपनी के अंदर और बाहर कैसे पेश आना है। अंत में वो सक्सेसफुल हुए। सैम ने कहा, जब आपका बिजनेस नॉलेज पर बेस्ड हो तो प्रोडक्ट नहीं बल्कि लोग आपके ब्रांड बनते हैं। अब हमारे लोगों को पहले से ज़्यादा ब्रांड प्रॉमिस डिलीवर करने की ज़रूरत है।
जुलाई 2003 में सैम ने एक कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एक इंट्रानेट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे सिर्फ बनाई हुई कंपनी ही चला सकती है, या आसान शब्दों में कहें तो एक प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क। इसका नाम उन्होंने वैल्यूज जैम रखा। ये 72 घंटे के लिए था। यहाँ पर दुनिया भर के IBM एम्प्लॉइज से पूछा गया कि उन्हें कंपनी में क्या लगता है, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो IBM में होनी चाहिए। इस बीच कुछ नेगेटिव कमेंट्स और नजरिए भी आए, पर सैम इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब 72 घंटे बीत गए तब 50,000 एम्प्लॉइज ने डिबेट पढ़ने के लिए लॉगिन किया और उनमें से 10,000 ने कमेंट भी किए। सैम के पास 3 फुट लंबे कमेंट्स तैयार थे। सैम ने उनमें से हजारों कमेंट्स को पढ़ा। सबसे कॉमन आइडिया का पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर और एक छोटी सी टीम बनाई गई। यह है वो 3 वैल्यूज जो एम्प्लॉइज को लगा कि IBM में होने ही चाहिए। पहला, हर क्लाइंट की सक्सेस के लिए जी जान से काम करना। दूसरा, इनोवेशन जो मायने रखता हो। और तीसरा, हर रिश्ते पर विश्वास रखना। सैम ने इसे अनाउंस किया और इसे IBM कंपनी का मिशन कहा। एम्प्लॉइज समझ गए कि ये 3 वैल्यूज हैं जिसे उन्हें अपने अंदर उतारना है और फिर डिलीवर करना है। ग्रेट ब्रांड्स अवॉइड सेलिंग प्रोडक्ट्स। नाइकी का स्लोगन सभी जानते हैं, जस्ट डू इट। ये अभी तक के सभी फेमस स्लोगन्स में से एक है। ग्रेट ब्रांड्स क्या करते हैं, ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 1987 में नाइकी के नए टीवी कमर्शियल के लिए एक एड एजेंसी को साइन किया गया था। उस नए कमर्शियल ने US में शुरू हुए जॉगिंग के क्रेज को दिखाया। इसे ओरिजिन यूनिवर्सिटी में शूट किया गया था, जहां नाइकी के पहले शूज बनाए गए थे। इस एड में कई सेलिब्रिटी रनर्स को दिखाया गया था। उसमें एक वॉइस ओवर था जिसने कहा, शुरुआत यहां से हुई, एक फिटनेस रेवोल्यूशन जिसने अमेरिका को बदल दिया। एजेंसी चाहती थी एड लोगों के दिलो दिमाग में घर कर जाए, पर जब उसे नाइकी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के सामने दिखाया गया तो सभी बिल्कुल शांत हो गए। वो इस एड से इंस्पायर्ड नहीं थे। नाइकी के फाउंडर फिल नाइट निराश हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने एड एजेंसी को ऑर्डर दिया कि वो किसी नए कंसेप्ट पर एड बनाए। मार्केटिंग चीफ स्कॉट बेडबरी ने कहा कि उस एड ने सिर्फ नाइकी के प्रोडक्ट और उनके ब्रांड की बड़ाई की है, ना कि कस्टमर की। 2 हफ्तों बाद एड एजेंसी विडेन प्लस कैनेडी एक नए प्रपोजल के साथ आए। वो उन एड्स का सेट था जिसमें एथलीट्स वो कर रहे थे जो उनका काम है, यानी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, कूद रहे थे, दौड़ रहे थे। उनमें से एक एड में एक फीमेल ट्रायथलीट को भी दिखाया गया था। दूसरे एड में एक 80 साल के बूढ़े रनर को दिखाया गया था। फिर एक एड था जिसमें एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर को दिखाया गया था। सभी एथलीट्स ने इमोशंस के साथ कहा कि वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं। उसके बाद ही ये शब्द जस्ट डू इट स्क्रीन पर दिखाया गया। जैसा कि स्कॉट ने कहा था, जस्ट डू इट सिर्फ दौड़ने लायक जूतों को ही नहीं दिखाता बल्कि ये वैल्यूज को दिखाता है। ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं बल्कि उनके ब्रांड के वैल्यू के बारे में है। ये एड कैंपेन जस्ट डू इट 10 साल तक चला। ये इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे प्रोडक्ट नहीं बल्कि इमोशंस बेचने चाहिए। इस एड कैंपेन ने ऑडियंस को ये नहीं बताया कि नाइकी के प्रोडक्ट कैसे हैं, बल्कि इसने बिना नाइकी शब्द का इस्तेमाल किए एथलीट्स से उनकी कहानियां सुनवाई कि कैसे उन्हें नाइकी के जरिए इमोशनल रिवॉर्ड मिले। जब नया एड लॉन्च हुआ तो नाइकी को बहुत सारे लोगों से फीडबैक मिले जो कि जस्ट डू इट से इंस्पायर हुए थे। कंपनी को उन लोगों की चिट्ठियां आईं जो अपना वेट कम करना चाहते थे, बुरे रिश्ते खत्म करना चाहते थे या फिर अपनी खराब जॉब छोड़ना चाहते थे। बहुत लोग सिर्फ इस स्लोगन जस्ट डू इट से इतना इंस्पायर्ड थे कि वो अपनी जिंदगी में कई सारे बदलाव लाना चाहते थे। हम इंसान इमोशनल होते हैं। सच्चाई ये है कि हम कोई प्रोडक्ट उसकी अच्छाइयाँ देखकर नहीं बल्कि ये देखकर खरीदते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें कैसा महसूस करा रहा है। इसी वजह से वो ब्रांड्स जो अपने कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। ग्रेट ब्रांड्स प्रोडक्ट के बजाय इमोशंस बेचते हैं।
उन ब्रांड्स का मकसद अपने कस्टमर की इमोशनल ज़रूरत को पूरा करना होता है, जैसे कि मैं खुश और सक्सेसफुल रहना चाहता हूँ, या फिर कुछ ऐसा बोलना जो एक इंसान की खुद की आइडेंटिटी को दिखाए, जैसे कि मैं एक एथलीट हूँ या मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ग्रेट ब्रद्स इग्नोर ट्रेंड्स। ओपरा विनफ्रे ने अपना फेमस टॉक शो 2011 में बंद कर दिया था। मीडिया में उनके अचीवमेंट और उनके बिलियनर बनने को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। ओपरा ने अपने टॉक शो के जरिए एक अलग ही छाप छोड़ी थी। उन्होंने टॉक शो को एक नया मतलब दे दिया था। उन्होंने ओपरा बुक क्लब के जरिए बुक्स खरीदना और पढ़ना भी काफ़ी पॉपुलर कर दिया था। उन्होंने एक अकेडमी अवार्ड भी जीता है। ओपरा अपने फैसलों के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने बाकी टॉक शोज की देखा देखी ना करते हुए अपना शो तब बंद कर दिया जब वो बहुत हिट चला रहा था और वो चाहती तो उसे आगे बढ़ा सकती थी। ओपरा आज तक के बनाए गए ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म में से सबसे इफेक्टिव और दमदार रही हैं। ओपरा ने कभी भी मार्था स्टीवर्ट या दूसरी बड़ी हस्तियों की तरह अपना नाम प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल किए जाने के लिए नहीं दिया। उन्होंने कभी वो बिजनेस नहीं चुना जो उनकी काबिलियत के दायरे में ना हो। वोग की एडिटर अन्ना विंटर ने कहा था, अगर आप कोई ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या सही और क्या असली है, और ओपरा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ओपरा हमेशा से ही रियल और कुछ ना छुपाने वाली रही हैं। उन्होंने अपने कस्टमर की सच्चे ब्रांड रेफरल की ज़रूरत को तब पूरा किया जब सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर और फेसबुक नहीं आए थे। उन्होंने अपनी फील्ड में सारे ट्रेंड्स को इग्नोर किया। नतीजे के तौर पर उन्होंने अपना एक खुद का मूवमेंट बनाया और चलाया। ट्रेंड को फॉलो करना एक रिस्की बिजनेस हो सकता है। जो हर कोई कर रहा है वो करना इंसानों को बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये सोचे बिना कि अगर हर कोई एक ही चीज़ कर रहा है तो ये कितना गलत भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी कंपनी पीछे छूट जाए या बड़ी सक्सेस से दूर रहे। ट्रेंड फॉलो करना बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही देता है। ट्रेंड फॉलोइंग और पोजिशनिंग की प्रॉब्लम को खड़ा करता है। इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट का दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाना। कस्टमर की आंखों में आपका प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट जैसा ही है, पर उसमें जो भी फ़र्क है वो है कि या तो वो बिगर होगा, स्मॉलर होगा, फास्टर होगा, थिनर होगा या फिर बेटर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूंडई एक एयर ब्रांड है। ये लेक्सस जितनी ही अच्छी है पर बस उससे सस्ती यानी चीपर है। बर्गर किंग भी एक एयर ब्रांड है। उसके स्मूदी लाइटर होते हैं। उसके रैप मैकडॉनल्ड्स से हेल्थियर होते हैं। यहाँ तक कि वॉलमार्ट भी एक एयर ब्रांड है। वॉलमार्ट के दाम टारगेट बैंड से लोअर यानी कम होते हैं। तो देखा आपने, एयर पोजीशन एक खतरनाक चीज़ है। आपके ब्रांड को दूसरे ब्रांड्स से काम आका जा सकता है और आपकी कोई यूनिक वैल्यू भी नहीं होती है। आपकी तुलना हमेशा एक दूसरे ब्रांड से की ही जाएगी। आप ये गलती मत दोहराइए। ठीक ओपरा की ही तरह अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए और ट्रेंड्स को नज़रअंदाज कीजिए। कस्टमर को अपनी बेस्ट वैल्यू डिलीवर कीजिए। ग्रेट ब्रद्स डोंट चेस कस्टमर्स। ल्यूल्यूलमैन एथलेटिका एक फास्ट ग्रोइंग सक्सेसफुल क्लोथिंग स्टोर है। उसके सेल्स स्टाफ बहुत अच्छे से ट्रेन किए गए हैं और उन्हें एजुकेटर्स कहा जाता है, वहीं कस्टमर को गेस्ट कहा जाता है। ल्यूल्यूलमैन आमतौर पर अपने स्टोर में फ्री योग क्लास या रनिंग क्लब होस्ट करते रहते हैं। उनका स्टोर उन गेस्ट्स के लिए भी खुला रहता है जो उनके यहाँ से कुछ नहीं खरीदते। ल्यूल्यूलमैन अपने हर स्टोर में एक कम्युनिटी बनाने पर काम करते हैं। ये सभी चीज़ें एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देने का काम करती हैं, लेकिन उनके ब्रांड की एक कमी है और वो है उनकी स्ट्रिक्ट रिटर्न पॉलिसी। ल्यूल्यूलमैन वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते जो 14 दिन से पहले खरीदे गए हों। साथ ही अगर कस्टमर ने कोई आइटम पहन लिया या उसे धो दिया हो तो वो उसे भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आइटम को रिटर्न करने के लिए ज़रूरी है कि उसका ओरिजिनल टैग लगा हुआ हो। ल्यूल्यूलमैन के प्रोडक्ट बाकी ब्रांड्स की तुलना में थोड़े महंगे भी हैं। उसके मेन प्रोडक्ट पर सेल पीरियड के दौरान भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस फैसले को सपोर्ट करते हैं। उनका मैसेज ये है कि अगर आप सस्ते दाम में सामान खरीदना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से कहीं और से खरीद सकते हैं। ल्यूल्यूलमैन के प्रोडक्ट काफ़ी हाई क्वालिटी और इनोवेटिव होते हैं। ये उनके प्रोडक्ट्स
कपड़े की क्वालिटी और डिज़ाइन में देखा जा सकता है। हाई क्वालिटी को बनाए रखने में काफ़ी कॉस्ट लगती है, इसीलिए ल्यूलुलुलन एक महंगी ब्रांड है। जैसा कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। ल्यूलुलुलन ने कभी भी कस्टमर के पीछे भागना सही नहीं समझा। जो ब्रांड्स हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट देती हैं और जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, वो लॉयल कस्टमर्स को अपनी ओर खींच ही लेते हैं। साथ ही वो एक हाई क्वालिटी और ईमानदार एम्प्लॉयज़, सप्लायर, इन्वेस्टर और बिजनेस पार्टनर को भी अट्रैक्ट करते हैं, जो कि अच्छी वैल्यू को बढ़ावा देते हों। ऐसे ब्रांड्स जबरदस्त कस्टमर सर्विस देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस में कस्टमर के पीछे ना भागे, बल्कि एक ऐसा वैल्यू का सेट बनाएं जिससे कि आपकी ब्रांड जानी जाए। ऐसा करने के बाद सक्सेस खुद आप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगी। ग्रेट प्रेट्सेस स्वेट द स्मॉल स्टफ। एफएमओट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रॉक्टर गैम्बल 2005 से फॉलो कर रहे थे। एफएमओट को EFMOT कहा जाता है और इसका मतलब फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, यानी कस्टमर और पीजी के प्रोडक्ट के बीच जो पहला 3 से 7 सेकंड का आमना सामना या मिलना होता है। पीजी के मार्केटर और मैनेजर्स ने ये इम्पॉर्टेंट मोमेंट इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि यही वो वक्त है जब कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसे पीजी के प्रोडक्ट खरीदने हैं या नहीं। मान लीजिए आप एक ग्रोसरी स्टोर में हैं। आपके पास आपका शॉपिंग कार्ट है और आप शैम्पू खरीदने की तरह जा रहे हैं। यहीं पर एफएमओट मोमेंट होगा। पीजी एफएमओट की इम्प्रूवमेंट को लेकर इतने कमिटेड हैं कि उन्होंने कंपनी में डायरेक्टर ऑफ एफएमओट की भी पोस्ट बना रखी है। इस पोजीशन के नीचे 15 एम्प्लॉयज़ की टीम होती है और इस कंपनी के दुनिया भर में टोटल 50 लीडर्स हैं जो कि एफएमओट को संभालने के लिए सिलेक्ट किए हैं। डीना हॉवेल पीजी के एफएमओट की पहली डायरेक्टर रही हैं। उन्होंने कहा कि पीजी इस बात पर भरोसा करता है कि उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींचने के काबिल होनी चाहिए। पीजी पैकेज डिज़ाइन के लिए गाइड क्वेश्चन भी बनाते हैं, जैसे कि व्हाट एम आई, हु एम आई, वाई एम आई राइट फॉर यू। एक सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ भी होता है जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदकर उसे घर आकर इस्तेमाल करने वाला हो। पीजी का मानना है कि पैकेज डिज़ाइन कस्टमर को एक अलग एक्सपीरियंस देने के काबिल होना चाहिए। पीजी दुनिया भर में कई स्टडी कर रहा है जिसमें कई मिलियन कंज्यूमर्स शामिल हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने पैकेज डिज़ाइन को हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पीजी का ट्रेडमार्क शैम्पू पैंटीन अब दुनिया के कई शैम्पू ब्रांड्स के मुकाबले लीड कर रहा है। जब पैंटीन की पैकेजिंग को रीडिज़ाइन किया गया था तब स्टाफ ने एफएमओट और सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ के बारे में भी सोचा था। पैंटीन को पहले 3 कैटेगरी नॉर्मल, ड्राई और ऑयली बालों के लिए अलग अलग नाम से जाना जाता था, पर दिक्कत ये थी कि कंज्यूमर्स को ये नहीं पता था कि उनके बाल किस तरह के हैं, जिसकी वजह से वो गलत शैम्पू चुन लेते थे। नया कलेक्शन अब इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था जिसमें यूज़र के मनचाहे इफ़ेक्ट की बात की गई थी। पैंटीन अब ऐसे लेबल रखने लगा था जैसे कि स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर वगैरह। तो अब अगर आप स्ट्रेट बाल चाहते हैं तो आप वो शैम्पू चुन सकते हैं। पैंटीन के नए पैकेज में प्रोफ विटामिन कंटेंट का भी लेबल शामिल था। ये वर्ड प्रोफ मेटालिक और हाई ग्लॉस शब्दों में लिखा रहता है। डिज़ाइनर्स ने इस बात का भी ध्यान रखा कि पैंटीन कंडीशन के बोतल में ढक्कन नीचे की ओर होना चाहिए ताकि कंडीशन आसानी से फ्लो हो सके। कुल मिलाकर पैंटीन के बोतल को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई ताकि वो किसी भी स्टोर में कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच सके और घर में आसानी से इस्तेमाल भी किया जा सके। आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल का ऐसे ही ध्यान रखना होगा। छोटी सी भी बात मायने रखती है क्योंकि कस्टमर उसे भी नोटिस करते हैं। ग्रेट ब्रांड्स को पता होता है कि छोटी से छोटी डिटेल भी कस्टमर तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचाएगी। जब वो पहली बार आपका प्रोडक्ट देखे, उसे इस्तेमाल करने से लेकर फिर ऑनलाइन कमेंट करने तक आपको उन्हें हर लेवल पर हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है। ग्रेट ब्रांड्स कमिट एंड स्टे कमिटेड। शेक शैक हमारे टाइम का एक बेहद सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन है। ये बर्गर और शेक फूड जॉइंट न्यूयॉर्क में 2001 में एक हॉट डॉग के कार्ट के रूप में शुरू की गई थी। अब उसकी दुनिया भर में 30 ब्रांच हैं। कंपनी का खुद से वादा था कि वो बेस्ट बर्गर प्लेस बने। यहाँ तक कि CEO रैंडी गरुट्टी ने तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तक को अपने ब्रांड की कमिटमेंट को मेंटेन करने के लिए रिजेक्ट कर दिया था।
शेक शैक के पास हमेशा ही केटरिंग शुरू करने के ऑफर आए पर वैंडी ने उसे मना कर दिया। केटरिंग रेस्टोरेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइड बिजनेस होता है। ये शेक शैक के लिए भी एक हिट साबित हो सकता था, पर वैंडी ने कहा कि शेक शैक सिर्फ लजीज खाने से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि लोग शेक शैक में आएं क्योंकि हमारी सर्विस और माहौल कस्टमर के एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा देता है और इसी वजह से शेक शैक कभी केटरिंग नहीं करेगा। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने ब्रांड पर फोकस करें और उसे लेकर कमिटेड रहें। भले ही दूसरे बिजनेस नए ट्रेंड में सक्सेसफुल हो रहे हों, पर आपको अपने कोर सर्विस पर से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अंधा हो जाना सही नहीं है। प्रेशर और टेंशन से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है प्रायोरिटीज सेट करना और उन पर खरे उतरना। पता लगाइए कि आपकी मेन आइडियोलॉजी क्या है। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप कह सकें कि ये हमारी खासियत है, ये हम हैं। आपकी कोर आइडियोलॉजी उस ग्लू की तरह काम करती है जो आपके बिजनेस को साथ में पकड़े रहेगा और उसे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। हर उस फैसले को जिसे आप लेते हैं, जरूरी है कि आप अपनी कोर आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड रहें। ग्रेट ब्रिट्स नेवर हैव टू गिव बैक। पैटागोनिया एक मशहूर आउटडोर क्लोथिंग स्टोर है जो कि यूएस में है। 25 नवंबर 2012 में, जिस दिन ब्लैक फ्राइडे था, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत से अजीबोगरीब ऐड छापे। ऐड में उन्होंने पैटागोनिया के ट्रेडमार्क जैकेट को दिखाया जिसके नीचे लिखा था, इस जैकेट को ना खरीदे। उसके नीचे की लाइन ने यह समझाया कि छुट्टियों के दौरान आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कंज्यूमरिज्म के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का ध्यान रख सकें। इस ऐड ने बताया कि पैटागोनिया आने वाले सालों में एक बड़ा बिजनेस बनना चाहता है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए सेफ हो। पैटागोनिया ने रीडर्स को ये कहा कि आप कम खरीदिए और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ध्यान से सोचिए। पैटागोनिया ने कॉमन थ्रेड्स इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। इसके अंदर पैटागोनिया ने वादा किया कि वो डैमेज प्रोडक्ट को रिपेयर करने में और उन्हें ईबे पर बेचने में कस्टमर की मदद करेंगे। इस पहल ने कस्टमर्स को भी एक वादा करने पर मजबूर किया कि आप सिर्फ लंबे समय तक टिकने वाले प्रोडक्ट ही खरीदें और उनके डैमेज हो जाने के बाद उन्हें रिपेयर करें, बेचें या रिसाइकिल करें या उन्हें ऐसे लोगों को दें जिन्हें उसकी ज़रूरत है। पैटागोनिया के मार्केटिंग हेड ने कहा कि ये कोई मार्केटिंग नौटंकी नहीं है। ये ज़्यादा कस्टमर पाने के लिए या ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। ये पैटागोनिया की सच्चाई है कि एम्प्लॉयज़ यहाँ कैसे रहते हैं। कॉमन थ्रेड इनिशिएटिव उस चीज़ का फैलाव यानी एक्सटेंशन है जो वो कंपनी में करते हैं और वो सिर्फ कस्टमर को ये करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। पैटागोनिया या दूसरों ग्रेट ब्रिट्स को कभी सोसाइटी या कस्टमर को बदले में कुछ लौटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सोशल मूवमेंट उनके काम करने के कल्चर में पहले से ही काफ़ी जुड़ा हुआ है। एक पॉजिटिव सोशल चेंज खुद ही ग्रेट ब्रांड का मार्क है और उन्हें कोई चैरिटी इवेंट स्पॉन्सर करने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ हर दिन समाज में एक नया बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। ग्रेट ब्रांड्स की कोई कॉर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि CSV यानी कि क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू होती है जो कि वो अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर और बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। कुछ ब्रिट्स ने तो अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन किया ताकि वो किसी सोशल प्रॉब्लम को ठीक कर सकें, वहीं कुछ ने अपने काम करने के तरीके और सप्लाई चेन में बदलाव किए। गिविंग बैक यानी सोसाइटी को वापस कुछ लौटाना, उसके लिए कुछ करना कंपनी के कल्चर में ही शामिल होता है। इसीलिए उन्हें अलग से कोई चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रेट ब्रांड्स हर दिन समाज के लिए कुछ अच्छा करने में अपना योगदान देते हैं। कंक्लूजन। तो चलिए एक बार फिर से 7 ब्रांड बिल्डिंग फैक्टर पर नज़र डालते हैं जो कि ग्रेट ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट ब्रांड्स कंपनी के अंदर से शुरुआत करते हैं। वो प्रोडक्ट बेचने की जगह इमोशंस बेचते हैं, वो ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, वो कस्टमर के पीछे नहीं भागते। ग्रेट ब्रांड्स छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं, वो कमिटेड रहते हैं और उन्हें सोसाइटी को कभी अलग से कुछ लौटाना नहीं पड़ता। आपने IBM के बारे में जाना कि CEO सैम ने कैसे फैसला किया कि वो कंपनी के अंदर से शुरुआत करेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ में वो वैल्यू डालेंगे जो उन्हें चाहिए। आपने नाइकी के बारे में जाना
जस्ट डू इट कैंपेन ने सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स पर ही फोकस नहीं किया बल्कि एथलीट्स के इमोशंस को भी दिखाया, जिसकी वजह से ऑडियंस इंस्पायर और मोटिवेट हुई। आपने ओपरा के बारे में जाना कि आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की आइडेंटिटी यानी पहचान बनाइए, अपने कस्टमर से जुड़ने की कोशिश करें और उन्हें ज़्यादा वैल्यू दें। आपने ल्यूलुलमेन के बारे में भी जाना। इस ब्रांड की स्ट्रिक्ट रिटर्न पॉलिसी है और ये काफ़ी महंगा ब्रांड है। ये ब्रांड उन्हीं को अट्रैक्ट करता है जिनके सेम स्टैंडर्ड हों। आपने फिर शेक शैक के बारे में जाना। भले ही कैटरिंग और फूड ट्रक उसे ज़्यादा कमाकर दे सकते थे, पर फिर भी वो अपने ब्रांड और उसकी वैल्यूज़ पर कमिटेड रही, जो था कस्टमर को हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस देना। अंत में आपने पैंटागोनिया के बारे में जाना कि पॉजिटिव सोशल चेंज हर ग्रेट ब्रांड के कल्चर में होता है और इसलिए वो हर दिन समाज में बदलाव लाने में मदद करती हैं और अपना योगदान देती हैं। कोई फिक्र नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, इन प्रिंसिपल्स को अपने दिल में बैठा लीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि आप इसे अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो हमें यकीन है कि एक दिन आप भी एक ग्रेट ब्रांड जरूर बनेंगे।